मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। आज एक मैं बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहा हूं और वो कॉमन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत है और ये बहुत आजकल उसका सीज़न भी है और ये कभी कभी सीरियस भी हो सकती है और इसका नाम है डेंगी फ़ीवर। तो ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें कवर करनी है। ब्रीफली ऑब्वियसली उतनी तफसील दूंगा जितनी आप लोगों को चाहिए एज ए ले पर्सन। पहला इसका हिस्सा है कि ये क्या इन्फेक्शन है, कैसे होती है। दूसरा इसकी अलामात क्या हैं। तीसरा इसके टेस्ट क्या हैं और फिर एंड पे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। शायद 4-5 हिस्से हो जाएं इसके। पहले तो ये डेंगी जो इन्फेक्शन है ये एक वायरस की इन्फेक्शन है। मॉस्कीटो जो है ये उसकी ख़ास किस्म, उसमें मैं ख्याल में तफसील में नहीं जाते, एक ख़ास किस्म है जो मॉस्कीटो की, वो साइलेंटली आपको काटता है या काटती है, बल्कि क्योंकि फ़ीमेल मॉस्कीटो ज़्यादा करता है। तो वो शाम के वक्त या सुबह के वक्त उसका टाइम है काटने का। उस वक्त अगर आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ मॉस्कीटोज़ हों और आपकी स्किन एक्सपोज्ड है तो ख़तरा है कि वो आपको काट लेगा और वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा और 3-5 दिन के बाद आपको उसकी अलामात होती हैं। तो ये एक वायरस है। मॉस्कीटो का काम सिर्फ एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये वायरस पहुंचाना है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में जब वायरस जाता है उसके बीच में एक्चुअली वायरस मैच्योर होता है, इस फॉर्म में बनता है जो इन्फेक्शन आगे कॉज कर सकता है। इसलिए मॉस्कीटो का बहुत ही वाइटल रोल है। चूँकि हम वायरस का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो इसलिए मॉस्कीटो कंट्रोल को जो हम पे इस पर बहुत अहमियत हासिल है। तो ये है इसके मॉस्कीटो का, मच्छर का इसमें जो रोल है। लेकिन एक्चुअली ये वायरस है और वायरस का नाम है डेंगी वायरस और इसकी आगे किस्में हैं 1, 2, 3, 4। लेकिन चारों वायरस से एक ही तरह की अलामत होती हैं। जब बुखार होता है तो कोई भी डॉक्टर जितना मर्जी एक्सपर्ट हो वो आपकी बात सुन के आपको चेक करके ये नहीं बता सकता कि इन 4 में से कौन सा वायरस है। और ये जानना ज़रूरी भी नहीं, अगरचे साइंस जो साइंटिस्ट साथ साथ काम कर रहे थे पता होता है कि आजकल कौन सा वायरस चल रहा है, लेकिन किसी एक मरीज़ में नहीं बता सकते ये कौन सा वायरस है उनमें से, डेंगी में से कौन सा। तो ये तो है, होता कैसे है। दूसरा इसकी अलामात क्या है। इसकी अलामात आम तौर पे बहुत तेज़ बुखार होता है और एकदम से चढ़ता है और अक्सर मरीज़ ये बताते हैं कि यानी दोपहर को बिल्कुल ठीक था, शाम को 4 बजे या 5 बजे एकदम से चिल्स महसूस हुए, सारी बॉडी में दर्द महसूस हुई और तेज़ बुखार चढ़ गया। और इसके साथ साथ सख्त सरदर्द होती है, गले में भी दर्द होती है, नज़ला सा भी हो सकता है, कईयों को नौजिया उल्टी भी आ सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी अलामत हैं जो आमतौर पे दूसरे तीसरे दिन जाके डेवलप होती हैं वो है कि बहुत सीवियर किस्म की हेडेक और आई बॉल्स में ये डेलों के दर्द होना, या फिर पूरी बॉडी में बहुत ही शदीद दर्द, या जिसको बोलते हैं कि जैसे हड्डियाँ टूट रही हों। एक्चुअली जो डेंगी वर्ड है उसका नाम ही वो ब्रेकिंग बोन से लिया गया, वो लफ्ज़ वो किसी और लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इंग्लिश का नहीं है। वो डेंगी का मतलब है कि ब्रेकिंग बोन, जैसी हड्डियाँ टूट रही हैं, ये उसकी अलामत है। आम तौर पे बुखार बहुत तेज़, साथ सर्दी, साथ पूरे जिस्म में दर्द, साथ सर दर्द, आँखों में दर्द और गले की भी ख़राबी और नौजिया। यानी देखा जाए तो ये अलामत कुछ ऐसी नहीं है जिसको सुन के फौरी तौर पे आप बता सकें ये क्या है। इसी तरह की अलामत मलेरिया में होती हैं, इसी तरह की अलामत वायरल इन्फेक्शन में जो दूसरी वायरल उसमें होती हैं, इसी तरह की अलामत टाइफाइड में भी हो सकती हैं। इसलिए अलामात पे आप नहीं कह सकते, लेकिन ये अगर ये बहुत शिद्दत की अलामात हैं तो यकीनन आजकल के मौसम में आपको शक पड़ जाना चाहिए कि डेंगी है। तो आपको अगर शक पड़ गया है तो आप फौरी तौर पे एंटीबायोटिक प्लीज़ ना स्टार्ट करें, फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से मिलें। अब ये तीसरी हमारी जो पोर्शन आ गया कि इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, चूँकि डेंगी जब चल रहा होता है, जब इसका एपिडेमिक चल रहा होता है, तो हम तो हर आने वाले मरीज़ जिसको इस तरह की अलामत हों पहले से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये डेंगी ही होगा।
अनलेस कोई उसकी सिम्टम या उसके मुआयने पे कोई ऐसी फाइंडिंग है जो हमें ये सजेस्ट करे कि नहीं ये तो डेंगू नहीं, ये तो फेरेंजाइटिस है, या ये तो टाइफाइड है, या ये निमोनिया, वो पता चल जाता है। लेकिन डेंगू की अलामात ये आम इन्फेक्शन से मिलती जुलती हैं, तो डॉक्टर आमतौर पे फौरी तौर पे कुछ आइडिया लगा लेते हैं। तो मुआयने पे आम तौर पे अगर डेंगू की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चलता। हाँ, अलबत्ता 2-3 फाइंडिंग्स हैं जो डॉक्टर जो पहचान लेते हैं। एक तो ये हाथ जो है ये बड़े सुर्ख हो जाते होते हैं, और ये जो सारी स्किन है ये बड़ी सुर्ख सी हो जाती है। ऐसे अगर आप हाथ रखें तो उंगलियों के निशान बन जाते हैं। यहाँ रखें या पेट पे रखें या बैक पे रखें, अपना ऐसे ज़रूर से रखें तो आपको देखेगा कि आपका पूरा ऐसे 1-2-3 सेकंड के लिए रख के जब उठाते हैं तो पूरा प्रिंट बना होता है पंजे का। एक तो ये इसकी निशानी है, क्योंकि इसमें जो स्किन की नालियाँ जो हैं, खून की नालियाँ, वो बहुत खुल जाती हैं। दूसरा, आँखों में जैसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रेड होती हैं। कंजक्टिवा जो है ना, वो जो हमारी आँख के अंदर की लेयर है वाइट कलर की, वो बहुत ज़्यादा रेड सी हो जाती होती है। तो वो बहुत सारी जो रेड हो जाती होती है उससे में अंदाज़ा हो जाता है कि ये डेंगू हो सकता है। कुछ डॉक्टर आपके देखेंगे बॉडी पे छोटे 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 निशान है, वो लकीली बहुत कॉमन नहीं है, चूँकि उनके निशानात का होना जो है वो एक कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर करता है, तो लकीली वो बहुत कम है। लेकिन छोटे छोटे निशानात अगर हों वो भी डेंगू की निशानी हो सकती है। कुछ लोगों में कहीं से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, नाक में से, गम में से, मुंह में से, किसी जगह से ये नील पड़ सकते हैं। तो ये है इसकी अलामात। और मुआयने पे आमतौर पे, इसलिए कि बंदा बहुत तकलीफ़ में होता है, मुआयने पे आमतौर पे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो कुछ नहीं होता सिवाय जो चंद चीज़ें मैंने बताई हैं। आगे बताएं इसकी तशख़ीस कैसे होती है। पहले तो इसे हम कराते हैं CBC। CBC में एक्चुअली देखा ही जाता है कि आम तौर पे जो सेल्स हैं, जो CBC में कोई आम इन्फेक्शन जैसे गली की इन्फेक्शन हो जाए, नमोनिया हो जाए, पेशाब की इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें जो खून के सेल्स हैं वो आमतौर पे बढ़ जाते हैं, जिसको TLC बोलते हैं। वो TLC आमतौर पे बढ़ जाती होती है और उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स ख़ास तौर पे बढ़ जाते होते हैं। तो इस इन्फेक्शन में, जो डेंगू में, ये TLC है ये कम हो जाती है, या एटलीस्ट बढ़ती नहीं, बढ़ भी सकती है थोड़ी सी, बट आम तौर पे या तो नॉर्मल रहती है या कम हो जाती है। नॉर्मली इसकी रेंज है 4 से 11, तो इस डेंगू के मरीज़ों में 4 या 3.5 या 2 या 2.5 इस तरह से हो जाती है टोटल जो काउंट है। उसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स एक किस्म है जो आप CBC देखेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स भी इसके अंदर लगता होता है जैसे कम हो बढ़ गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो लिम्फोसाइट जो कम हुए होते हैं, उसकी वजह से लगता है कि न्यूट्रोफिल्स काउंट में बढ़ गए। लेकिन इन दोनों के अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स अक्सर इन्फेक्शन में या कम होते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें कुदरत की क्या मसल रहता है, हमें डॉक्टरों को भी नहीं पता। बहुत सारी इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, डेंगू में ख़ास तौर पे कम होते हैं। तो कम होने का क्या मसला है? एक तो प्लेटलेट्स का कम होना हम एक निशानी के तौर पे लेते हैं कि ये डेंगू हो सकता है। अगरचे प्लेटलेट का कम हो जाना और वायरल इन्फेक्शन में भी होता है, लेकिन डेंगू में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि चूँकि प्लेटलेट्स का काम है बॉडी में से ब्लीडिंग को रोकना, अगर ये लेवल बहुत कम हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। अगरचे बहुत सारे लोग समझते हैं कि डेंगू में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है, पेचीदगी है, वो ब्लीडिंग है, लेकिन हम डॉक्टर हजरात जानते हैं कि ये ब्लीडिंग बहुत बड़ा इशू एक्चुअली है नहीं। ब्लीडिंग अगर हो भी जाए थोड़ी बहुत, इससे अक्सर अमवात वाक़या नहीं होती। डेंगू की जो ब्लीडिंग है इसके बारे में अवेयरनेस बहुत है लोगों में भी, डॉक्टरों में भी, लेकिन ये आम तौर पे इससे अमवात वाक़या नहीं होती। बाय द वे, डेंगू की 2 किस्में, एक डेंगू फीवर, एक डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर। हेमरेजिक फ़ीवर का मतलब तो ये होता है जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो, लेकिन टेक्निकली इसका मतलब ये होता है, जो दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, कि बॉडी में से जो खून की नालियाँ हैं उसमें से जो फ्लूइड है, एक तो सेल्स होते हैं ना, दूसरा उसमें प्लाज्मा यानी फ्लूइड होता है, वो जो खून की छोटी नालियाँ कैपिलरीज जिनको बोलते हैं, उनमें से बाहर निकल आता है। जब बाहर निकल आता है तो बॉडी में कई जगह हैं जहाँ वो जमा हो सकता है। एक तो ये लंग्स के इर्द गिर्द जो जगह है प्लूरा, उसमें जमा हो सकता है। पेट में है पेरिटोनियम, उसके अंदर जमा हो सकता है, या पूरी बॉडी में सेल्स के बाहर निकल जाता है फ्लूइड। वो उसकी वजह से जो मरीज़ का खून है वो गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और सर्कुलेशन कम हो सकती है। ये ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा लीक।
आप कैसे बता सकते हैं? आप नहीं बता सकते। प्लाज्मा लीक आप नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आपके बुखार के साथ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है या बहुत ज़्यादा नकाहत हो गई है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, बेहोशी सी तारी हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्लाज्मा लीक हुई है। फिर आप अब फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को मिलें, बल्कि डॉक्टर को पास जाने की बजाय आप किसी भी करीबी अस्पताल की इमरजेंसी में जाएं ताकि आपको फौरी चेकअप हो सके। तो जो डॉक्टर चेक करेंगे तो फिर आमतौर पे आपको वो फ्लूइड्स की ड्रिप वगैरह देते हैं ताकि वो प्लाज्मा लीक रुक जाए और वो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप ना हो। वो कौन से फ्लूइड जाते हैं वो बड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो डॉक्टर्स को पता है, आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आप इमरजेंसी में या अस्पताल में पहुँचे अगर आपको डेंगू के साथ बहुत ज़्यादा निकाहत महसूस हो रही है, तो ये प्लाज्मा लीक है। तो दो बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक ब्लीडिंग, एक प्लाज्मा लीक। हमारी नज़र में ये प्लाज्मा लीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का बायस बनती है। जो ब्लीडिंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है यकीनन, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं। कई दफ़ा बाहर ब्लीडिंग होने की बजाय अंदर बॉडी के भी किसी ऑर्गन में ब्लीडिंग हो सकती है, मैदे में हो सकती है, इंटेस्टाइन में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है, किसी जगह भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन बड़ी सीरियस हो सकती है। अब अगला जो हमारा सेगमेंट है वो ये है कि इसकी तशखीस टेस्ट कैसे किए जाते हैं। अच्छा, इसका एक टेस्ट है वो जिसको बोलते हैं NS1 एंटीजन। ये एक्चुअली वायरस का एक कंपोनेंट है। जो इसके बारे में आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि ये जितना जल्दी आप टेस्ट कराएंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टेस्ट आपकी डेंगू को पिक कर लेगा। पहले दिन तकरीबन 100% चांसेस होते हैं, अगले दिन 80%, उससे अगले दिन 60%, देन 40%, फिर 20%। यानी 5वें दिन बेशक आपको अभी भी डेंगू चल रहा है, अभी भी आपकी अलामात हैं, मुमकिन अभी किसी आप कॉम्प्लिकेशन में से गुजर रहे हों, लेकिन आमतौर पर ये टेस्ट 5वें-6वें दिन जाके नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब जो सबसे मोतबर टेस्ट है इसमें वो NS1 एंटीजन है, और जितना जल्दी कराएंगे उतना ही यकीन से पता चल जाएगा कि ये डेंगू है कि नहीं है। इस बात को मैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि जो डेंगू के पहले वाले टेस्ट हैं जिसको एंटीबॉडीज़ कहते हैं, IgM डेंगू या IgG डेंगू, वो आमतौर पे 7 से लेकर 10 दिन के बाद जाकर पॉजिटिव आते हैं। तो पहले आपने सुना होगा 2011 में जब डेंगू का पहला एपिडेमिक आया था तो आपने सुना होगा कि हम लोग थोड़ा सा वेट करते थे टेस्ट कराने के लिए कि अगर वो टाइम गुजर जाए फिर बताएगा टेस्ट के डेंगू है कि नहीं है। आजकल वो टेस्ट हम उतना नहीं करते जितना ये NS1 करते हैं। तो शुरू में NS1 बताएगा, अगर 7-8 दिन हो गए हैं तो फिर आपकी एंटीबॉडीज़ IgM डेंगू IgG डेंगू बताएंगे। बीच में दोनों टेस्ट कराएंगे। CBC हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो CBC को चूँकि हम मॉनिटर करते हैं, अगर CBC में आपके सेल्स कम आए हैं तो फिर उसके 24 घंटे के बाद 2-3 दिन के लिए हम रिपीट करते हैं देखने के लिए कि सेल ज़्यादा कम नहीं हो जाते। तो एक इसकी कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि कई दफ़ा ये जो चूँकि वायरल इन्फेक्शन में से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो कई दफ़ा कोई और ऊपर से इन्फेक्शन भी लग सकती है, जैसे निमोनिया हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, टेस्टों में बल्कि मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो मैंने बताई CBC, एक बताया NS1, एक मैंने बताया IgM और IgG एंटीबॉडीज़। एक इसमें हम टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड। तो आपको शायद हैरत होगी कि अल्ट्रासाउंड का डेंगू से क्या ताल्लुक है। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं देखने के लिए कि कहीं वो फ्लूइड लीक तो नहीं कर रहा। उसमें अगर चेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाए, हालांकि इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में, चेस्ट में जब अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो चेस्ट के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा फ्लूइड अगर लीक हुआ हो तो नज़र आ जाता है। या पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो गॉल ब्लैडर जो पिता है उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा फ्लूइड लीक हो तो वो पता चल जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत यूज़फुल टेस्ट है, इससे पता चलता है कि आपके कहीं फ्लूइड लीक तो नहीं हो रहा। कि अच्छा, अब आ गए इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट, हालांकि ये काफ़ी किस्म की पोटेंशली सीरियस इन्फेक्शन है और कई दफ़ा अनफॉर्चुनेटली लोगों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कोई ख़ास नहीं। इसकी ट्रीटमेंट सिवाय हौसले में रहने के और फ्लूइड्स के इंटेक करने से और थोड़ा सा रेस्ट करने से और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करने के अलावा कोई बहुत लंबी चौड़ी इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं, एंटी मलेरियल का कोई रोल नहीं, स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं, किसी वैक्सीन का कोई रोल नहीं। आमतौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रोल भी बहुत कम होता है या प्लेटलेट इन्फ्यूजन का भी बहुत कम रोल होता है। वो बहुत टेक्निकल डिटेल है, वो डॉक्टर बताएंगे। बट मोस्टली आपने हौसले में रहना है और बुखार को कंट्रोल करने के लिए
पैरासीटामोल यानी जो बुनियादी तौर पे बुखार की उतारने की दवाई है वो इस्तेमाल करनी है। जो इससे ज़्यादा पोटेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि बहुत जल्दी से बुखार करते हैं कम, लेकिन वो चूँकि प्लेटलेट्स को भी कम कर सकते हैं इसलिए वो हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते। खाली पैरासीटामोल खाएं। पैरासीटामोल दिन में एडल्ट्स में 6 गोलियाँ तक खा सकते हैं कंफर्टेबली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैक्सिमम 8 कर लें, लेकिन उससे प्लीज़ एक्सीड ना करें। भले आपका बुखार है, आप कोई मसला नहीं, बुखार से कोई नहीं मरता। अगर इस पैराडोल के बावजूद, पैरासीटामोल के बावजूद आपका बुखार ज़्यादा है तो स्पॉन्जिंग करें, पंखा चलाएं, शावर लें, एसी चलाएं, किसी और तरीके से अपना बुखार नीचे रखें या बुखार को बर्दाश्त करें, लेकिन एंटीबायोटिक वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है और जो दूसरे पोटेंट एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 दिन तक इस बीमारी का जोर रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ठीक हो रहा होता है, कई दफ़ा जब बुखार ख़त्म हो जाता है, बंदा समझता है कि हर चीज़ ठीक हो रही है, तो एकदम से बंदे को लगता है एकदम से बड़ी नकाहसी हो जाती है। वो है एक्चुअली फेज़ जब प्लाज्मा लीक करता है। तो आपने जब बुखार ख़त्म हो जाना, उसके बाद भी 2 दिन 3 दिन तक रेस्ट करना है, कोई एक्सर्शन नहीं करनी। खाना पीना अपना लिक्विड वगैरह खूब रखें ताकि अगर वो प्लाज्मा लीक हो भी जाए तो आपका ब्लड प्रेशर ना ड्रॉप हो। आखिरी बात, क्या ये प्रिवेंटेबल है? वैक्सीन इसकी अभी नहीं बनी है एक्चुअली, दुनिया के कुछ ममालिक में ये रिलीज़ भी हुई है, लेकिन अभी उस तरह से वैक्सीन इसकी नहीं है। जिस तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है अवेलेबल या जिस तरह से कोविड की वैक्सीन है, उस तरह से वैक्सीन नहीं बनी। तो ये समझ लीजिए कि अभी इसकी वैक्सीन नहीं अवेलेबल। तो कैसे बचना? आपने मच्छर से बचना। मच्छर से कैसे बचना? फुल अपना ड्रेस, बॉडी को कवर करके निकलें शाम को और सुबह, और मच्छर घर में है तो स्प्रे करें और मच्छर को मारने का जो भी तरीका आपको आता है उसको करें। और घर में अगर किसी एक बंदे को है को उसको थोड़ा सा बाकी लोगों से आइसोलेट कर दें ताकि उसको मच्छर काटने के बाद अगर वो दूसरे को काटेगा तो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये इसकी प्रिवेंशन है। किसी दवाई के साथ प्रिवेंशन मुमकिन नहीं, वैक्सीन से मुमकिन नहीं। हाँ, अलबत्ता मच्छर से बचें। मच्छर को ख़त्म करने के जो हैं वो हुकूमती लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे या एक सोसाइटी के लेवल पे वो भी इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे मच्छर से बचें। तो ये एक वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी होगी, जो कि मैंने पहले बताया था कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए ज़रा लंबी होगी, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डेंगू कॉमन इन्फेक्शन है, मोस्टली तकलीफ़ बहुत है और मोस्टली आप ठीक हो जाते हैं, और मोस्टली जब आप ठीक होते हैं तो यूँ होता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो इजाज़त चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।